हाय बच्चों, पी ब्लॉक पार्ट 3 में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने प्यारे बच्चों की डिमांड पे हमने पी ब्लॉक को कई छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी पहले से ही पढ़ चुके हैं। आज उसी सीरीज में पी ब्लॉक की हम लोग स्टडी करेंगे। वीडियो नंबर 3 में स्टडी करेंगे पी ब्लॉक के जो भी टॉपिक शेष हैं। पार्ट 1 में कुछ कवर किए, पार्ट 2 में कुछ कवर किए, अब करेंगे पार्ट 3 में, जो बहुत ही स्पेशल ये पूरी सीरीज होने वाली है 12 बोर्ड एग्जाम, नीट एंड आईआईटी मेंस एग्जाम वगैरह के लिए। आइए आज का टॉपिक है जो, और बेटा ध्यान रखना, जिस भी बच्चे ने पार्ट 3 वीडियो देखने से पहले अगर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 टेंजेंट क्लासेस सब्सक्राइब करें और उस पर जाके पी ब्लॉक पार्ट 1, पी ब्लॉक पार्ट 2 पहले देखें, छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लियर करें, फिर पार्ट 3 में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो इसलिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी पहले देखें। आज बेटा स्पेशल पार्ट 3 में अभी तक हम लोग बहुत आसानी से पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा नाइट्रोजन फैमिली के बारे में, 15 ग्रुप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, किस तरह से एलिमेंट्स इंडिकेट करते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट की स्टडी की थी, स्क्रीनिंग इफेक्ट की स्टडी की थी। पार्ट 2 में ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स को कवर किया, ऑक्साइड्स को कवर किया, और जो भी स्पेशल पॉइंट्स थे वो सारे कवर किए। तो ये पार्ट 1 एंड पार्ट 3 को आसानी से पढ़िए। आज हम लोग फिर एक बार पी ब्लॉक में बात करेंगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आईपीई। कौन सा टॉपिक होगा बेटा? आईपीई, मीनिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंथैल्पी। एक क्वेश्चन यहां से आने के चांस रहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंथैल्पी से। क्या होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंथैल्पी? जैसा कि हम लोग जानते हैं, रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल ऑफ द गैसियस आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड आईपीई। सपोज दैट सोडियम Na है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। ये करता भी है क्या? ये ऑटोमेटिक अपने आप Na+ बना देता है? नहीं ना। देखो बेटा, हम लोग बहुत आसानी से जान सकते हैं इस तरह से। 281, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां था। आपने इससे कहा कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन आप यहां से चले जाइए, कहां जाएगा बेटा? आगे हायर एनर्जी की सेल्स होते, एनर्जी लेवल्स होते हैं आगे, कि वहां आप जाइए यहां से। तो क्या इलेक्ट्रॉन अपने आप चला जाएगा? इसका जो एनर्जी लेवल है, इसकी भैया कम एनर्जी है और इनका जो एनर्जी लेवल है ज़्यादा है। सपोज दैट यहाँ 10 जूल है, यहाँ पे 20, 30 और यहाँ 40 जूल, 50 जूल। ये 30 वाला 40 में कैसे जाए, 50 में कैसे जाए? नहीं जा सकता ना। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से हमें एनर्जी प्रोवाइड करानी होगी। जो बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करानी होती है उसी को हम लोग आईपीई कहेंगे। रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड आईपीई। गैसियस आइसोलेटेड एटम क्यों कहा जाता है? ध्यान रखिएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन हमेशा गैसियस फॉर्म से ही रिलीज होगा। अब जैसे कोई मेटल है, वो सॉलिड है, तो पहले मेल्ट करके वो लिक्विड में बदलेगी, लिक्विड से फिर गैस, तब वो जाके इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। इसीलिए गैसियस आइसोलेटेड एटम डेफिनेशन में बोला जाएगा। तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं द रिक्वायर्ड एनर्जी टू लूज या टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल from an gaseous isolated atom is called IPE। ये IPE होती है ना बेटा, is called IPE। यहाँ सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है तो इसे IPE कहेंगे। यहीं पे एक और बेटा एग्जांपल नोटिस करने वाली बात है। जैसे एक हमने एलिमेंट लिया, एल्यूमिनियम को ही ले लेते हैं। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहाँ पे एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और एक चीज यहाँ पे और एक बात ध्यान रखने वाली है, आप लोग याद रखिएगा,
कभी भी सारे इलेक्ट्रॉन्स एक बार में ही रिलीज नहीं होते हैं कि किसी ने कह दिया अरे मैग्नीशियम तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर, एनर्जी भी दोनों चलेगा, नहीं, हमेशा सक्सेसिव IPEs होती हैं। पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, फिर सेकेंड रिलीज होगा, फिर थर्ड रिलीज होगा, सिस्टमेटिक I1 I2 I3 required energy to release first electron, first IPE. After the releasing first electron, then we release second electron, then required energy is known as I2. Similarly I3 होगी। 1 2 3 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया जाए, पहला रिलीज करेंगे, फिर दूसरा रिलीज करेंगे, फिर तीसरा रिलीज करेंगे, तो I1 I2 I3 इस तरह से। जैसे यहां से पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो इसे I1 बोलेंगे, यहां जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसके लिए जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी I2 होगी, इसके लिए जो होगी वो I3 होगी। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे I1 इज लेस देन, बहुत बेहतरीन पॉइंट बेटा ध्यान रखिएगा, I3 I1 इज लेस देन I2 इज लेस देन I3। फर्स्ट IPE की वैल्यू सेकेंड IPE से कम होगी, सेकेंड की थर्ड से, ठीक है। क्यों होगा ऐसा, आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ जो न्यूक्लियर फोर्स है हमारा, यहाँ जो न्यूक्लियर फोर्स है हर एनर्जी लेवल्स पे उसके एरिया है कि हम इतना यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। तो सपोज दैट अगर यहाँ पे 30 जूल अप्लाई हो रहा था, मीनिंग 30 जूल नहीं सॉरी 30 न्यूटन अप्लाई हो रहा था अगर यहाँ पे फोर्स, तो अब आप समझ सकते हैं तो 30 ये तीनों वही मिलके बांट सकते हैं, 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन। जब पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो हमें 10 न्यूटन के खिलाफ एनर्जी देनी होगी, प्रोवाइड करानी होगी उसे बाहर निकालने के लिए। जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा फिर 2 बचेंगे, लेकिन फोर्स तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो तो उतना ही इफेक्टिव रहेगा बराबर। तो मीनिंग क्या हो गया है 15 तो रिक्वायर्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, जब 1 रह जाएगा तो 30। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, रिक्वायर्ड एनर्जी क्या हो रही है, I1 इज लेस देन I2 इज लेस देन I3। तो I1 की वैल्यू I2 से कम, I2 की वैल्यू I3 से कम, I3 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो I3 अब आता है कि I3 सबसे ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन पे, बिकॉज थर्ड इलेक्ट्रॉन फील स्ट्रॉन्ग, very strong nuclear force, that's why required energy to release third electron is very high and I3 is maximum compared to I1 and I2। okay, तो I1 is less than I2 is less than I3। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। और ये हमारी IPE है, 11th में भी पहले से भी हम पढ़ चुके हैं। IPE किस किस पे डिपेंड करती है, IPE पे कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली तो बात क्या होगी भैया, एटॉमिक साइज। बिल्कुल सही बात सर, एटॉमिक साइज पे डिपेंड होगा। हो सकता मल्टीपल पूछ दिया जाए आपसे, एटॉमिक साइज पे डिपेंड होगी। दूसरा क्या होगा भैया, ZEF, पार्ट सेकेंड में पढ़े हुए हैं हम लोग, पार्ट फर्स्ट में स्टडी की दी थी। इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स पे डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा, थर्ड पॉइंट स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। ये 3 फैक्टर्स पे IPE बुरी तरह से डिपेंड होता है। एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मीनिंग अगर एटॉमिक साइज बड़ा है, मीनिंग एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो IPE की वैल्यू कम होगी। क्यों, एटॉमिक साइज बड़ा होगा। भाई सपोज दैट सोच सकते हैं हम लोग, ये एटॉमिक साइज है, एक एटम का ये है एटॉमिक साइज, यहाँ इलेक्ट्रॉन, एक एटम का एटॉमिक साइज थोड़ा बड़ा है, इस तरह से ये यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो आप कहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, यहाँ से, यहाँ से इजीली है, नॉर्मल बात है कि यहाँ से निकाल देंगे। क्योंकि सर यहाँ पे फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस का कम होगा और यहाँ कैसा होगा, ज़्यादा होगा, तो यहाँ एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो एटॉमिक साइज पे भी डिपेंड होगा, एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा मीनिंग IPE की वैल्यू उतनी ही कम होने वाली है। क्लियर। और जितना छोटा होगा IPE की वैल्यू बढ़ जाएगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होगा। क्लियर हो गया। तो मीनिंग एटॉमिक साइज और IPE एक दूसरे के इनवर्सली होंगे। क्लियर। बात करते ZEF, यहीं पर आ गया ZEF, जितना हैवी होगा ZEF, जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस में उतना ज़्यादा IPE की वैल्यू हो जाएगी। डायरेक्टली कह सकते हैं यहाँ पे। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स, यहाँ बेटा ऑर्बिटल्स 2 टाइप होते हैं, एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, एक फुल फिल्ड होते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो ना हाफ फिल्ड की कैटेगरी में आते हैं ना ही फुल फिल्ड की कैटेगरी में आते हैं। हाफ फिल्ड फुल फिल्ड जो ऑर्बिटल होते हैं वो स्टेबल ऑर्बिटल्स होते हैं,
यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में एनर्जी हमें ज्यादा प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तो Ip की वैल्यू हाई होगी। और ऐसे ऑर्बिटल जो ना तो हाफ फिल्ड की कैटेगरी में आते हैं और ना ही फुल फिल्ड की कैटेगरी में आते हैं, ऐसे ऑर्बिटल अनस्टेबल होते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में हमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि जैसे 2p3 है, हाफ फिल्ड हो गया है ना, एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इन्हें पकड़ना बहुत कठिन होगा, इन्हें नहीं आसानी से निकाला जा सकता। 2p6 है, सभी पेयर्ड हो गए, डायमैग्नेटिक है ना, तो यहां दोनों स्टेबल की कैटेगरी में। और यहीं बेटा अगर 2p4 आ जाए तो 2p4 की स्थिति क्या होगी, ये है, तो ये इलेक्ट्रॉन बर्बाद है, बेकार है, किसी कैटेगरी की नहीं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो ये तीनों फैक्टर हैं, एटॉमिक साइज, ZeF एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। अगर कभी भी एटॉमिक साइज Ip को लेके कभी भी एक नंबर में क्वेश्चन फंसता और आता है, 12th में भी आएगा, आप मेंस में देख लें IT की और नीट वगैरह में देख लें, क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहाँ से असर्शन रीजन या किसी भी तरह से रख दिया जाता है। तो ये तीनों फैक्टर्स मुख्य हैं और आपको समझ में भी आ गए होंगे। जल्दी से कॉपी पेन तो आप पहले से ही निकाल चुके होंगे, जल्दी से नोट कीजिए, नहीं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में हम लोग नोट कर लेंगे। ओके, समझ में आ गया Ip है क्या, I1 I2 I3 क्या है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड है, एटॉमिक साइज, ZeF, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, Ip क्लियर हुआ, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आगे देखते हैं। अब P ब्लॉक में देखते हैं Ip की स्थिति क्या है। कौन से P ब्लॉक, कौन से ग्रुप पढ़ रहे हैं हम लोग बेटा, स्पेशल 15 to 18, यस 15 to 18। तो 15 ग्रुप बहुत बेहतरीन पॉइंट आने वाला है, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप एंड 18 ग्रुप। पीरियोडिक टेबल हमारे सामने है, ये रहे चारों ग्रुप हमारे पास। तो 15 में वही अपना आ जाएगा, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बढ़िया। ओके, उस, से, टी, पो, फिर कल, बाहर, आई, आंटी, इसके बाद हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। क्लियर, ये रहे एलिमेंट्स। अब बेटा यहां पे याद रखिएगा, इन्हें हमने आपको स्टार्टिंग में पार्ट फर्स्ट में ही बताया था, पी ब्लॉक पार्ट फर्स्ट में इनर्ट गैसेस हैं। क्यों इनर्ट गैसेस हैं, बिकॉज ऑक्टेट इनकी कंप्लीट है। जब ऑक्टेट कंप्लीट है तो मैक्सिमम या फिर दूसरे टर्म्स कह सकते हैं हाईएस्ट Ip होगी इन लोगों की। आता भी है क्वेश्चन, इनर्ट गैसेस आर हैविंग हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंथैल्पी, व्हाई, बिकॉज दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट। एंड अब जब कंप्लीट ऑक्टेट है, सभी ऑर्बिटल स्टेबल होंगे, फुलफिल्ड होंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत कठिन बात हो जाएगी भाई, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इसीलिए इनकी Ip बहुत हाई होती है। नॉर्मली क्या ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की स्थिति में ही नहीं है, इसीलिए इनकी मैक्सिमम हाईएस्ट Ip होगी। ये तो यहां से अलग ही हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल अलग। तो इनकी मैक्सिमम है और 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ भी सकता है, तो हम लोग लिख देंगे ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट इन आउटर सेल। 1 मार्क्स में क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है बेटा, ध्यान रखिएगा। क्यों होती है, क्योंकि ये केमिकली इनर्ट होते हैं और कंप्लीटली इनकी ऑक्टेट भरी होती है, इसलिए। अब बात यहां पे करते हैं Ip की स्थिति क्या। अभी देखो बेटा, हम लोग देख के एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो Ip हमारी कम होगी, और डाउन द ग्रुप आएंगे तो एटॉमिक साइज तो इंक्रीज होता ही है। तो Ip की अगर स्थिति यहां पे हम लोग देखेंगे तो डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज होगी, वो तो नॉर्मल एटॉमिक साइज बढ़ेगा। और इधर क्या होगी, इंक्रीज होगी। Ip लेफ्ट टू राइट जाएंगे, क्या होगी, इंक्रीज होगी, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, बिकॉज Ip क्या होती है हमेशा, Ip इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एटॉमिक साइज के, इसलिए इधर डिक्रीज होगी, इधर इंक्रीज होगी। बट बेटा यहां पे सबसे बेहतरीन पॉइंट देखने वाला है, अगर हम लोग यहां पे फर्स्ट Ip की बात करें, मतलब I1 की बात करते हैं, अगर सर I1 की बात स्पेशल क्यों कर रहे हैं आप भाई, वो तो नॉर्मली सर
लेफ्ट टू राइट क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ I1 स्पेशल नहीं। देखिए बेटा यहां पे हो जाएगा मामला गड़बड़। क्या गड़बड़ सर, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है IP, तो ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए, नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, फर्स्ट IPE नाइट्रोजन की ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की कम होगी। ये किसकी बात हो रही है, फर्स्ट IP की। इसी तरह से यहां भी होगी, ये किसकी बात हो रही है, फर्स्ट IP की। यहां पीरियोडिक लॉ फेल हो जाएगा, ये लॉ नहीं कामयाब होगा। I1 नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, बट अगर यही बात करें ये सभी एलिमेंट्स अपने कॉरेस्पॉन्डिंग 16 ग्रुप एलिमेंट की कंपेयर में I1 ग्रेटर होगी। बट यहीं पे अगर हम लोग I2 की बात कर दें तो I2 इनकी ज्यादा हो जाएगी 16 ग्रुप की, ये कम। अब अपना पीरियोडिक लॉ I2 में फॉलो कर जाएगा, बट I1 में फेल हो जाता है। ऐसा क्यों सर, पीरियोडिक लॉ I1 में फेल हो रहा, I2 में ठीक। I2 में कोई दिक्कत नहीं, I2 में तो इंक्रीज होगी। देखिए क्या कारण है, यहां पे इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिए, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आने वाला ही है। देखिए किस तरह से, अगर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 1s2 2s2 2p थर्ड, मीनिंग क्या है, स्थिति आ गई होगी समझ में। यस सर, हाफ फील्ड। क्या है, हाफ फील्ड। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन बात। IP कैसी हो जाएगी, हाई, ज्यादा IP चाहिए होगी। बेटा क्लियर हुआ, यस। और यहीं अगर ऑक्सीजन की बात हम लोग करते हैं तो 1s2 2s2 2p4, अभी जिक्र करके आए इसी चीज का, इसी फैक्टर का अभी जिक्र किया। यहां से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो ये अनस्टेबल है, तो यहां जो I1 होगी वो कम होगी और यहां की जो I2 होगी वो ज्यादा होगी। I2 की वैल्यू यहां मैक्सिमम होगी, हाई होगी, क्योंकि हाफ फील्ड है, स्टेबल ऑर्बिटल है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज्यादा हो चाहिए होगी और यहां पे हमारी एनर्जी कम चाहिए होगी। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है फर्स्ट IP ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, बताइए। बिकॉज नाइट्रोजन हैविंग last electron in the stable 2p3 orbital and oxygen having in 2p4 orbital, required energy is high in nitrogen compared to oxygen to release electron। क्लियर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। इसी तरह से फॉस्फोरस सल्फर में कंपेयर कर सकते हैं, आर्सेनिक सेलेनियम में हो जाए, इनमें सभी में कंपेयर I1 इन सब की ज्यादा होगी, बट I2 में। अब जब I2 की स्थिति आएगी, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहां क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा तो ये बेटा हाफ फील्ड हो जाएगा। अब यहां एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, यहां कम हो जाएगी, ये हो गया अनस्टेबल। इसलिए I2 किसकी ज्यादा होगी, 16 ग्रुप एलिमेंट्स की होगी। कैल्कोजन, इन्हें क्या कहा जाता है, कैल्कोजन्स। कैल्कोजन्स की IP ज्यादा होगा और इनका IP कैसा होगा, अब कम होगा, सेकेंड, बट फर्स्ट इनका ज्यादा होगा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आता ही है, हर एग्जाम में आने के चांस है, बोर्ड में तो आएगा ही आएगा, हमारा नीट और मेंस में भी रख दिया जाता है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इस फैक्टर को हम अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर बेटा, IP क्लियर हुआ, ये बहुत बड़ा एक्सेप्शनल है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। फर्स्ट IP हमेशा इनकी ज्यादा होगी, बट सेकेंड में इनकी ही ज्यादा होगी। जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिएगा, और 100% आने वाला क्वेश्चन है यहां से IPE से। क्लियर, IP क्लियर हुई, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक, फिर एक बार अब बात करेंगे बेटा EGE। क्या बात करेंगे, EGE की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या कहा जाएगा इसे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मीनिंग होता है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे यहां पे 287 है, यहां 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा, जब कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसे मना करने की कोशिश करेगा। ये अंदर आना चाह रहा, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन हो रहा,
लेकिन ये कहीं न कहीं रिपल करेगा, रिपल्शन होगा। यस, क्लियर हुआ। और ये इधर अट्रैक्शन हुआ। अब आपको पता, जब दो विरोधाभास होंगे, दो लोगों में लड़ाई वगैरह, मतलब लड़ाई हो रही ना बहुत तेजी से, तो क्या होगा, फालतू में एनर्जी निकलने वाली है वहां पे भाई। वो भी एनर्जी अपनी निकालेगा, वो भी निकालेगा, और यही सिस्टम यहाँ, ये आना चाह रहा, ये कह रहा क्यों मरने आ रहे हैं भाई। तो इस बीच में विरोधाभास के बीच में क्या यहां से रिलीज होने वाली है, एनर्जी रिलीज होने वाली है। क्या रिलीज होने वाली है, एनर्जी यहां से रिलीज होगी, एनर्जी निकलेगी। इसी एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, EGE। क्या कहेंगे, EGE। जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तब रिपल्शन करेगा, विरोध करेगा, विरोधाभास होगा, जिसकी वजह से एनर्जी बाहर निकलेगी। इसी एनर्जी को कहते हैं EGE। बहुत सिंपल वर्ड्स में याद रखिएगा, EGE। ठीक, ओके। और इसी चीज को जब ये EGE नेगेटिव, मीनिंग ये किस सिंबल में आती है, मोस्टली नेगेटिव। और इस पॉइंट का एक और याद रखिएगा बेटा, जो एटम जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो एटम जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसकी EGE उतनी ही ज्यादा नेगेटिव में होगी। नेगेटिव में वैल्यू उसकी उतनी ही ज्यादा आएगी, नेगेटिव में चली जाएगी जितना अच्छा होगा। मीनिंग सीधा है कि अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं इस EGE की, इस PT में बात करते हैं EGE की पीरियोडिक टेबल में, तो नॉर्मली बेटा है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होनी चाहिए, है ना। और जब इस चीज की बात हम लोग करते हैं तो आपको पता होगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो इस हिसाब से तो सर फिर हमें लगता है कि फ्लोरीन की EGE मैक्सिमम होनी चाहिए। नहीं बेटा, यही पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि फिर कल बाहर आई अंटी, तो यहां पे मैक्सिमम फ्लोरीन की नहीं, किसकी होती है, क्लोरीन की होगी बेटा। यहां पे किसकी होगी मैक्सिमम, क्लोरीन की। EGE सर क्लोरीन की होगी, ऐसे कैसे आप करें, इधर इंक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही, फिर ये फ्लोरीन, और क्लोरीन की कैसे ज्यादा हो जाती है। बहुत सिंपल, देखिए बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे आप, तरह तरह से देखेंगे और भी, लेकिन यहाँ पे मुख्य जो कारण बहुत सिंपल से वर्ड में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन की स्थिति क्या होगी, 2,7। अगर कॉन्फ़िगरेशन बनाते 1s2 2s2 1s2 2s2 2p3, कितना हो जाएगा भाई, 7 होने चाहिए, ये हमारे 4 हो चुके हैं। कितना फ्लोरीन का 9 होता है, 1s2 2s2 2p6, है ना, 1s2 2s2 2p6 कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, 2 2 4 और 1 5 हो गए हमारे। अब जब बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन आप लोग जानते क्या हैं, इनर्ट पेयर हैं। क्या है बेटा, इनर्ट पेयर, ये बाहर तो जा ही नहीं सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, ये तो पहले ही से गुलामी की जंजीरों में जड़े हुए हैं, बाहर जा नहीं सकते हैं, बाहर वालों का इतना ज्यादा विरोधाभास भी नहीं होना। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन यहां पे क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर अपना दिखा नहीं पाता है। जब इलेक्ट्रॉन आता है क्लोरीन से ज्यादा दिखा नहीं पाएगा, क्योंकि इनर्ट पेयर है, तो रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे, है ना, रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो उतना अच्छा दिखा नहीं पाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव खट से अंदर कर ले, खींच ले, ड्रिम अंदर आ जाए। लेकिन यहाँ इनर्ट पेयर की वजह से क्या होगा, बाहर की तरफ रिपल्सन होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन आने में दिक्कत होगी। है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बट स्मॉल एटॉमिक साइज की वजह से, अंदर इनर्ट पेयर इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी की वजह से मामला यहां पे गड़बड़ा गया, तो फ्लोरीन यहां से बेचारा क्लोरीन से हार जाता। अब जब क्लोरीन की बात बेटा यहां पे करेंगे, तो यहां पे 287 1s2 2s2 2p6, ये 3s2 ये 3p5, तो यहां बेटा इनर्ट पेयर कहां है, ये यहां बैठे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा उतना विरोधाभास नहीं होने वाला है, तो ये खट से खींच लेगा फ्लोरीन की कंपेयर में, तो यहां EGE क्या होगी, ज्यादा निकलेगी। इसीलिए क्लोरीन की EGE फ्लोरीन से ज्यादा होती है। आता है रीजन, तो लिख सकते हैं बहुत आसानी से। क्या रीजन है, फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ फ्लोरीन
ओके। सेकेंड, ग्रेटर रिपल्सन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तरह तरह से भाई हर बुक्स में जगह जगह होते हैं, हम आपको बिल्कुल हर पॉइंट को एकदम क्लियर करके बता रहे हैं जैसा है। आप अगर एक भी पॉइंट लिख के आते हैं तो आपका कोई नंबर कटने वाला नहीं। ग्रेटर रिपल्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। थर्ड पॉइंट कभी कभी लिख दिया जाता है ड्यू टू इनर्ट पेयर। भैया बिल्कुल ये गेम तो उन्हीं की वजह से तो हुआ ना, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये भी लिखा जा सकता है। तो तीन कारण हैं, ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ फ्लोरीन, ग्रेटर रिपल्शन टुवार्ड्स द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन द्वारा ज्यादा रिपल्शन होगा तो एनर्जी वहां से कम निकलेगी, और ये गेम कौन कर देते हैं, इनर्ट पेयर कर देते हैं। इसीलिए फ्लोरीन के बजाय सबसे ज्यादा IPEGE किसकी होने वाली है, क्लोरीन की होने वाली है। बेहतरीन दोनों पॉइंट IPEGE से कहीं न कहीं क्वेश्चन आने वाला ही है। इस एक्सेप्शनल केस को यहाँ याद रखिए, I1 की कंपेयर जो हमने 15-16 में की उसे वहां पे याद रखिए। जल्दी कीजिए, ओके। तेज बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, स्क्रीनशॉट, यस। चलिए बेहतरीन टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हुए अब हम लोग दोनों पॉइंट्स को हम लोगों ने बहुत आसानी से समझ लिया। IPE को भी बेटा समझ लिया और हम लोगों ने EGE को भी समझ लिया। अब इसी टॉपिक के साथ एक हम लोग छोटे छोटे 2-3 टॉपिक और कवर, हाइलाइट्स ऑफ 15 ग्रुप। देखिए बेटा इस पे हम लोगों ने फर्स्ट में भी कंपेयर की गई, तो ये 2 टाइप के हाइलाइट्स बनाते हैं। एक तो ट्राई हाइलाइट्स बनाएंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत आसान भी है। और एक बनाएंगे हमारे पेंटा हाइलाइट्स। क्या बनेंगे, पेंटा हाइलाइट्स। ट्राई हाइलाइट्स एलिमेंट EX3, पेंटा हाइलाइट्स मीनिंग EX5। हम लोग देख सकते हैं कि NCl3, PCl3, ASCl3, SbCl3, BiCl3, है ना, ये सारे ट्राई हाइलाइट्स होंगे बेटा। और यहीं पे अगर बात करते हैं इनकी, तो ये बनाएगा नाइट्रोजन नहीं बनाता है NCl5। पार्ट नंबर 1 में पूरा रीजन बताया हमने, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स, इनर्ट पेयर, सारी बातें बताई, देखिएगा जरूर। और क्वेश्चन बहुत आता है, NCl3 इज नॉट पॉसिबल बट PCl3 मीनिंग NCl3 इज पॉसिबल बट NCl5 इज नॉट पॉसिबल बट फॉस्फोरस फॉर्म PCl3 एंड PCl5 बोथ वाई, बताया है बहुत अच्छे से पार्ट 1 में। तुरंत वीडियो को देखिए और चीज़ों को समझिए। यहाँ PCl5 भी बनेगा और यहाँ ASCl5 बन जाएगा, है ना, SbCl5 वट यस, ये पॉइंट याद रखिएगा। बट ओनली BiF5 पॉसिबल, और कोई हैलाइड इसके साथ पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बात करेंगे अभी बेटा। ये हैलाइड्स बनेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन देखिए कौन कौन सा थे। पहला क्वेश्चन इसी को देख लेते हैं कि BiF5 ही पॉसिबल है, BiCl5 पॉसिबल नहीं, Bi5 पॉसिबल नहीं। आपको पता है डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर डिक्रीज होता है। जैसे जैसे नीचे आएंगे बिस्मथ मेटल हो चुकी होती है। मेटल क्या होता है, बीमारी कैटेगरी का होता है। वीडियो नंबर P ब्लॉक के पार्ट 1 में बताया है। बीमारी मीनिंग ये अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीजर हो जाएगा, तो उसे अच्छा क्या चाहिए होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और सबसे अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। कटा बॉन्ड बना लेगा उसके साथ, और इलेक्ट्रोनेगेटिव की कम हो जाएगी। बिस्मथ मेटल की कैटेगरी में पहुंच चुका होगा तो नहीं बना सकता ना। क्लियर हो गया, यस। इसीलिए ओनली BiF5 ही पॉसिबल है, बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड बिस्मथ वी हैव एज अ मेटल ड्यू टू हाई स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, बहुत सारे अंदर के इलेक्ट्रॉन है, रिपल करेंगे, उसे बाहर भागेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और बिस्मथ और फ्लोरीन से बॉन्ड बना लेगा। इसीलिए यहाँ पे BiF5 ही पॉसिबल है केवल, और किसी के साथ नहीं होगा। बहुत क्वेश्चन आता है, ये याद रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे अब यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे NCl3 पॉसिबल है,
जान चुके। अब यहाँ पे बात करेंगे, जैसे एक PCl3 ले लें और एक PCl5 ले लेते हैं, इन दोनों में कई सारे पॉइंट्स पे मतभेद होगा। यहाँ पे पहला क्या होगा, पॉइंट नंबर 1, PCl3 की कंपेयर में PCl5 के जो बॉन्ड्स होंगे अलग अलग होंगे। यहाँ पे 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ होगी, 5 PCl बॉन्ड बनेंगे। तो अगर P का स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह से, ये बनेगा, ये समझिए बेटा, बहुत क्वेश्चन आता है, इस तरह से बनेगा। तो ये जो PCl बॉन्ड हैं 3, ये एक जैसे होंगे, और ये जो 2 PCl बॉन्ड हैं ये एक जैसे होंगे। ये जो बॉन्ड है इन्हें एक्सियल बॉन्ड कहेंगे, ये एक्सियल बॉन्ड होंगे, और ये जो बॉन्ड होंगे ये ट्राइगोनल बॉन्ड होंगे। बट PCl3 में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। PCl3 में केवल क्या होगा, PCl3 में ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर बनने वाला है, इस तरह से लोन पेयर टाइप का होने वाला है। तो ये स्थिति होगी। पहला क्वेश्चन आता है कि PCl5 में 2 तरह के बॉन्ड क्यों होते हैं, बिकॉज 3 PCl5 आर फॉर्म ट्राइगोनल ज्योमेट्री बॉन्ड एंड 2 फॉर्म एक्सियल बॉन्ड। बस यही आपका एक लाइन का आंसर होगा। यहाँ पे ट्राइगोनल बनेगा और एक लोन पेयर की वजह से ये पोलराइजेशन को इंडिकेट करेगा, मीनिंग पोलर मॉलिक्यूल होगा। दोनों में कंपेयर करें तो यहाँ पे ये ज़्यादा आयनिक माना जाएगा कंपेयर में इसकी। ये क्यों ज़्यादा आयनिक है, इसका बेटा एक ही कारण है, क्या, लोन पेयर, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर की वजह से ये ज़्यादा आयनिक माना जाएगा। और अगर बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की, किसकी बात करते हैं बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी की, तो थर्मल स्टेबल ये थोड़े लीस्ट स्टेबल होते हैं 5 वाले, और ये थोड़े ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं आप लोग देख रहे होंगे, वो कंप्लीटली कोवेलेंट है और इसमें थोड़ा लोन पेयर की वजह से आयनिक करेक्टर आ गया, तो हल्का सा आयनिक करेक्टर। आयनिक का जो थर्मल स्टेबिलिटी होगा, बॉन्ड वगैरह तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी आयनिक के लिए ना, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, इसे वहाँ पे कम चाहिए, इसलिए स्टेबल ये ज़्यादा होंगे और ये हमारे कम होंगे। तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहला BiF5, दूसरा डिफरेंट बॉन्ड PCl5 में स्ट्रक्चर एक बट बॉन्ड 2 अलग अलग, एक एक्सियल और एक ट्राइगोनल। तीसरा पोलर एंड नॉन पोलर, ये कंप्लीटली कोवेलेंट कैटेगरी का, यहाँ पोलरिटी नेचर है। आयनिक, ये जो PCl3 वाले हो जो हमारे ये होते हैं, ये हमारे आयनिक होते हैं हल्के से, लेकिन ये आयनिक नहीं होते हैं, वो वाले आयनिक नहीं होते हैं, लोन पेयर की वजह से आयनिक होते हैं, हल्का सा आयनिक करेक्टर आ जाता है, पोलरिटी जिसे कहते हैं वो वाला नेचर होगा, यहाँ पर नहीं हो। स्टेबिलिटी भी हम लोग जान चुके हैं, ये थोड़े ज़्यादा स्टेबल होंगे, ये थोड़े कम स्टेबल होंगे, है ना, इसी हिसाब से। तो ये हमारा PX5 मीनिंग हैलोजन से, बेहतरीन तरह से हैलोजन से, जो हैलोजन बनाते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स, उनके बारे में आसानी से, हाइलाइट्स बारे में हम लोगों ने एक एक नंबर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, एक नया टॉपिक पकड़ते हैं हम लोग, बेहतरीन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हो गया, यस। देखिए बेटा, यहीं पे एक क्वेश्चन है कि N2 इज लीस्ट रिएक्टिव, नोट पॉइंट में समझिए, बट P4 इज हाईली रिएक्टिव। ठीक है, ये हमने पार्ट 1 में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। N2 में क्या होगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। P4 में क्या होगा आपको पता है, स्ट्रक्चर बनाना बताया था हमने, काइट स्ट्रक्चर भी इसे कहेंगे। तो ये PP बॉन्ड बनेगा, यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा, PP बॉन्ड बनेगा। तो और एक एक सभी के पास लोन पेयर भी होगा, यहाँ पे डायरेक्ट ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, एक एक लोन पेयर इनके भी पास होगा। तो ये बेटा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पे PP ये सिंगल बॉन्ड होगा। अब आप खुद देख सकते हैं कि जब रिएक्टिविटी की बात आएगी, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा कि सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, समझ गए ना। हमने ये भी बताया था, ये इसकी एटॉमिसिटी 4 है,
ये हमेशा, क्योंकि इसके बाद डी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं फॉस्फोरस के पास, तो हमेशा ये सिंगल बॉन्ड को बनाने की कोशिश करेगा, बट इसके पास होते ही नहीं डी ऑर्बिटल और इनर्ट पर इफेक्ट बहुत हैवी होता था, ये आपस में खट से गले लग जाते दोनों भाई। पार्ट 1 में हमने ये बात आपको बताई थी अच्छे से, इसीलिए हमने कहा ना पार्ट 3 देखने से पहले पार्ट 1 और 2 टेंजेंट क्लासेस पे जाके यूट्यूब पे आसानी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आने वाली वीडियोस को इतनी आसानी से पी ब्लॉक हम लोग पढ़ लेंगे और आने वाली 2020-21 की सभी एग्जाम के लिए एकदम ओके ओके बेटा। तो इसीलिए अब आप लोग समझ सकते हैं N2 तो भाई लेस रिएक्टिव होगा, ये होगा। रीजन क्या है? बिकॉज इट फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन बोथ एटम्स बट दे हैव PP सिंगल बॉन्ड which easily break and more reactive than N2। क्लियर? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन एक तो देखते हैं। यस, एक वर्ड बेटा आता है वोलेटिलिटी। क्या आता है? वोलेटिलिटी। आपने ये वर्ड सुना होगा, वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या होता है कि वोलेटाइल नेचर क्या होता है? वोलेटाइल का मीनिंग होता है, मीनिंग कन्वर्जन इनटू वेपर। जो जितनी जल्दी और जितनी 100% कंडीशन में अगर कोई वोलेटाइल होगा तभी होगा जब 100% गैस में कन्वर्ट हो जाए, एकदम उसकी वोलेटिलिटी बेस्ट होगी। और बेटा याद रखिए बॉइलिंग पॉइंट हमेशा वोलेटिलिटी का कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पे हम आपसे क्यों कहेंगे, ऐसा हमने क्यों कहा? हो सकता पी ब्लॉक में 2-3 गैसें दे दी जाए आपको, जैसे NH3 दे दिया जाए, है ना, H2O दे दिया जाए, देखिए HF दे दिया गया मल्टीपल ऑप्शन में, A NH3 है, B ये है, C आ गया HF और D बेटा हमारा है H2S। मैक्सिमम वोलेटिलिटी किसकी है या फिर बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका है? जिसकी वोलेटिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब बेटा ये भी गैस है, HF भी लगभग, ये तो लिक्विड होता है, ये भी गैस है, ये तो दोनों लिक्विड है ना, समझ चुके हैं। ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाएंगे, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये क्या है? गैस है, गैस की वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी। जब वोलेटिलिटी गैस की ज़्यादा होगी, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का होने वाला है। क्वेश्चन हो गया क्लियर? बहुत बेहतरीन पॉइंट है, याद रखिए, आता ही है क्वेश्चन। वोलेटिलिटी पॉइंट को हम लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यहां से आता ही है। चलिए नोट कर लिए। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इस पॉइंट को हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ओके बेटा, ओके ओके बेटा, इसी तरह से अब आगे पढ़ते रहिए। अब अपना वीडियो नंबर 4 पी ब्लॉक से लेके आएंगे, जिसमें बच्चे कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्शनल पॉइंट लेके आएंगे। देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बेल आइकन को, टेंजेंट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। पार्ट 4 में स्टडी करेंगे आगे के बचे हुए टॉपिक्स की। थैंक यू।